प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अगले वीडियो में तृतीय समीकरण और चतुर्थ समीकरण बताएंगे। कभी कभी क्या होता है कि लगने लगता है कि वीडियो की लेंथ बहुत अधिक हो रही है, तो एक वीडियो में ज्यादा नहीं आ पाता। मैं प्रयास करता हूं कि अधिक से अधिक आ जाए। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रथम समीकरण और द्वितीय समीकरण का निगमन कलन विधि से बताया। मैंने बताया गति के 4 समीकरण होते हैं। पहला है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा का निगमन हम इस वीडियो में शुरुआत कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था कि एक एक लाइन की परिभाषाएं आपको हमेशा मुंह जबानी याद रहनी चाहिए। जैसे कि विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं और वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। परिवर्तन की दर किसके साथ? समय के साथ। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं किसी गतिमान वस्तु का त्वरण। पहले में हमने यहां शुरू किया था, गतिमान वस्तु का त्वरण। त्वरण ना a बराबर dv अपान dt। ठीक, वेग परिवर्तन की दर को, वेग का समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम त्वरण कहते हैं। इसमें क्या किया मैंने कि ds का गुणा किया और ds से भाग किया। अब आप लोग, ये वीडियो कक्षा 11 के बच्चों के लिए, छोटे बच्चे तो हो नहीं है तो आप जानते हो, जितने का गुणा किया उतने से भाग कर दिया तो कैंसिल आउट होके एक आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहां हमको कुछ फायदा होने वाला है, इसलिए हमने ds से गुणा किया और ds से भाग किया। तो ये बताओ, इसको देखना भाई, dv बटे ds, dv बटे ds गुणे ds बटे dt लिख सकते हैं क्या? a बराबर dv बटे dt, ds से गुणा किया, ds से भाग किया। अगली लाइन में मैंने क्या किया कि dv को अपनी जगह पे लिखा है, ds को मैं यहां ले आया, तो a बराबर हो गया dv बटे ds गुणे ds बटे dt। अब आप कहोगे सर ये क्यों करते हैं? डेरिवेशन करना है ना, सॉल्व करना है, तो फिजिक्स में बहुत कुछ मान के, गणित विज्ञान में बहुत कुछ मान के चलना पड़ता है। तो यहां हमने, अब देखो, ये किया इसलिए हमने कि हम जानते हैं कि विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो क्या मैं इस लाइन को v dv बटे ds लिख सकता हूं क्या? क्योंकि मैंने अभी कहा, पिछले वीडियो में बताया था कि विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक, तो क्या बन गया? a बराबर बन गया v dv अपान ds। अब ये बताओ, इसको v dv बराबर a ds भी लिख सकते हैं। समीकरण तीसरा मान लीजिए। आप लोग चाहो ना तो हर समीकरण के निगमन में अलग अलग इक्वेशन मान सकते हो, चाहो तो एक भी मान सकते हो। वो मानना न मानना आपके ऊपर है, कैसा आपको मानना है ये आप समझिए। तो क्या आ गया? v dv बराबर आ गया a ds। ठीक, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसमें भी वही चीज है कि उचित सीमा के भीतर, इस समीकरण का, समीकरण 3 का उचित सीमा के भीतर समाकलन करने पर उचित सीमा क्या होगी? ये v है, अंतिम वेग है, तो अंतिम वेग प्रारंभ से ही तो अंतिम में जाएगा। अंतिम वेग प्रारंभ से ही तो अंतिम में जाएगा, तो कहां से जाएगा? u से ही तो v में जाएगा। प्रारंभ से ही तो अंतिम में जाएगा, तो क्या हो गया? u से v, v dv बराबर, ये विस्थापन है तो u प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक तभी जब विस्थापन शून्य और कुछ दूर कुछ चला तो क्या हो गया? s हो गया। ठीक है, तो विस्थापन कहां से कहां तक हो जाएगा? 0 से लेके s तक a ds। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो, एक तो एक समान त्वरण है, कुछ कहने ही नहीं है, बाहर हो जाएगा, और ds का s हो जाएगा।
एक बार देखो, फिर मैं बताता हूं आप लोगों को, इसका समाकलन इस फार्मूले से। फिर देखो, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि मैथ वाले बच्चे तो क्योंकि गणित में उनको कैलकुलस पढ़नी रहती है, लेकिन जो बायो वाले बच्चे होते हैं उनको मैथ पढ़नी नहीं रहती, लेकिन यदि वो थोड़ा थोड़ा जितना फिजिक्स में यूज होना है उतनी गणित पढ़ते जाएंगे तो उनको बहुत आसानी से फिजिक्स समझ में आने लगेगी। यहां पर क्या है, वी डीवी, वी की पावर 1 है ना, वी की पावर तो एक ही है, और फार्मूला क्या है, एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर एक्स की पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1। या क्या हो जाएगा, v की पावर v की पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 हो जाएगा ना, बराबर क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बटे 2। तो बेटा देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर बटे 2, और लिमिट कहां से कहां तक है, u से b तक। a आ गया हमारा बाहर, ds का हो जाएगा s, लिमिट कितनी है, 0 से लेके s तक लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v की जगह v तो v स्क्वायर बटे 2 माइनस v की जगह u तो u स्क्वायर बटे 2 बराबर क्या हो गया, a s माइनस 0। तो इसको हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2, और यहां पे क्या हो गया, as। ठीक, देखो इधर किए दे रहा हूं मैं, इधर पे ले आया मैं, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर, ये इधर चला जाएगा तो 2as हो गया, u स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये बेटा देखो तीसरा समीकरण आ गया। तो क्या किया मैंने इस समीकरण में, सबसे पहले मैंने लिखा किसी गतिमान वस्तु का त्वरण a बराबर dv अपॉन dt, फिर क्या किया, ds से गुणा करवाया और ds से भाग करवाया। ठीक, फिर एक ds को dv के नीचे लिख दिया और dt को उधर ले गए, क्योंकि हम जानते हैं ds अपॉन dt बराबर v होता है, तो वेग हो गया तो बन गया हमारा v dv बराबर ads, v dv बराबर ads। अब समीकरण माना था मैंने, अभी इसमें समीकरण माना था v dv बराबर ads, इस समीकरण का उचित सीमा के भीतर समाकलन करना है। तो उचित सीमा कहां से कहां तक होगी, वेग है कहां से कहां तक जाएगा, प्रारंभ से अंतिम तक यानी u से v तक, विस्थापन कहां से कहां तक, 0 से s तक, प्रारंभ से अंतिम तक 0 से s तक, ये लिख दिया मैंने। v dv का समाकलन करेंगे, फार्मूले से आ जाएगा v स्क्वायर बटे 2, ds का तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक, लिमिट लगाएंगे और सॉल्व करेंगे तो गति का तीसरा समीकरण कलन विधि से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as आ जाएगा। ओके, थैंक यू।